हैं। तो लक्ष्मीकांत पे आए। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है कि आप हर बार पढ़ेंगे ना कुछ नया निकलेगा। मुझे आज भी याद है कि मैंने वो बुक कम से कम 100 बार पढ़ी होगी। कितनी बार? 100 बार। लक्ष्मीकांत हाँ 100 बार आपने हाँ। पढ़ी है? और मेरी बुक की इस टाइम हालत ऐसी है कि आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको खुद आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने एक यूट्यूब वीडियो में बनाते तो मेरी आंखों में आंसू भी आते थे और कभी कभी लगता था यार मैं क्यों ही नोट्स बना रही हूँ, कितना इरिटेटिंग वर्क है ये। पर बाद में मुझे इसकी रियलिटी पता लगी कि इन्होंने शुरू में मेरा टाइम जरूर लगा पर बाद में मेरा टाइम। एक घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है, उनको आप बहुत बार पढ़ के जाओ। मतलब जो 150 क्वेश्चन, कितनी बार आपने जो है घटना चक्र की वो मोटी मोटी बुकलेट आती है पूर्वालोकन। तो मेरे फैमिली में प्रेशर था कि शादी नहीं कर रहे हो, कोई बोलने लगे थे। पर मुझे पता था, मैंने अपने घर में बोल दिया था कि प्लीज मेरे को ये 24 वाला अटेम्प्ट का फाइनल आने दो। बैठ के एक कमरे में बैठ के तैयारी करके एक सिलेक्शन लिया है। मैं कभी घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ। और गाजियाबाद जैसे सिटी में होते हुए, दिल्ली के बिल्कुल पास होते हुए, करोल बाग के पास होते, कभी बाहर नहीं निकली। कोई सोशल कांटेक्ट नहीं रहा, कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं था जो इस फील्ड में तैयारी कर रहा था। इंटरव्यू, और आप मानेंगे नहीं, मेरा आधा घंटा से ऊपर इंटरव्यू हो गया। चेयरमैन सर बाकी लोगों को बोल रहे हैं अरे सर इनको जाने दीजिए ना, ऑलरेडी आधा घंटा से ऊपर हो गया। तो बाकी बोर्ड मेंबर चेयरमैन सर को कह रहे हैं अरे सर रुक जाइए ना। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। बंदन हमारे साथ रश्मि मैम है जो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है 2024 यूपी पीएससी में। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। कैसा लग रहा है? भैया आपको अच्छा लग रहा है? पहले अच्छा नहीं लग रहा था। पहले ये था कि स्ट्रगल चल रहा था, फेलियर फेस कर रहे थे, तो ऐसा लगा था कोई भी मिल जाए बस इस पीडीएफ में नाम आ जाए। तो सर अब अच्छा लग रहा है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा तीसरा मेंस पहला इंटरव्यू है। तीसरा मेंस और पहला आपका इंटरव्यू है? जी। अच्छा, अब ये सवाल है कि लगातार 2 मेंस असफल होने के बाद इंटरव्यू तक ना पहुंचना, तो आखिरकार क्या कमियां रही उस दोनों मेंस में? शुरुआत में जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी तो मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद से मैं तैयारी शुरू करती। कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, तो कोचिंग मैंने कोई नहीं ली है, सेल्फ स्टडी करी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम निकालूं। तो जब मैंने पहली बार में प्रयास दिया तो मेरा प्रीलिम्स हो गया। अरे बिना कोचिंग के पहली बार Yes, प्रीलिम्स yes. हो गया आपका? पहली बार में बिना कोचिंग के मेरा प्रीलिम्स हो गया। बट उस टाइम मुझे मेंस का आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उस तैयारी मैं बिल्कुल नई थी। तो मेंस मैंने फिर भी दिया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे सारे जीएस के सब्जेक्ट में। बट उस टाइम ये था कि मेरे हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं आया। हुआ ये कि मतलब हिंदी में मेरे 60 मार्क्स ही रहे अप्रोक्स, उसके ऊपर नहीं जा पाए। तो मैंने 10 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल, 60 मार्क्स? 60 150 में से तो मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गया था। अगर वहां पे मेरे 70 मार्क्स भी होते तो इंटरव्यू कॉल आ जाता मुझे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ सेल्फ स्टडी से तो आगे भी जा सकती हूँ। फिर मैंने और अच्छे से अपने आप को मेंस की राइटिंग करी, नोट्स बनाए, अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया था। ऑप्शनल तो 21 के बाद से हट ही गया था। मतलब ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया था, बट बाद में पेपर 5th और 6th ऐड हुए। फिर से प्रीलिम्स दिया, फिर से प्रीलिम्स हुआ, फिर से मेंस अटक गया। पर सेकंड जब मेंस अटका तो वहां मैं ब्रोक हो चुकी थी। काफी लंबा पीरियड हो गया था, 2 ढाई साल का। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मेंस ही नहीं हो रहा है तो मेरे में कहाँ लैकिंग हो रही है। तो काफी मैं लोगों से इंटरेक्ट हुई। उसमें किसमें नंबर कम था? उसमें भी हिंदी में ही कम रहे। हिंदी का मेरा, हाँ हिंदी में मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। फिर मैं काफी ऐसे लोगों से मिली जो उस ईयर सेलेक्ट हुए थे। तो उन लोगों से मुझे मार्गदर्शन मिला कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं एक टीचर का नाम लेना चाहूंगी जो उस साल सेलेक्ट हो गए थे, मोहम्मद हसीन सर हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, वो खनन विभाग में सेलेक्ट हुए थे उस साल। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम कहाँ गलती कर रही हो। उन्होंने मेरी कॉपीज चेक करी और उन्होंने मेरे बेसिक्स को खंगाला कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो उन्होंने कॉपीज चेक करके मुझे वैल्यू एडिशन बताया, एग्जाम्पल डालो, डेटा डालो। तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी। उन्होंने मुझे कंटेंट प्रोवाइड कराया, मैंने फिल्टर करके नोट्स बनाए, बहुत मेहनत करी। फिर जब 24 का प्रीलिम्स देने के लिए मैं रेडी हुई अपने आप को, तो पता चला एग्जाम कैंसिल हुआ। पूरा वो 24 का प्रीलिम्स दिसंबर में शिफ्ट हो गया। वो पूरा साल एक प्रीलिम्स को वेट करते करते वो निकला। वो एक साल नहीं था, वो हमारा एज भी ले गया। और एक ऐसा था कि फैमिली प्रेशर भी एज अ गर्ल बढ़ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। बस 24 का जब दिसंबर में प्रीलिम्स हुआ तो मैंने बस भगवान से ही बोला था कि बस इस बार मुझे बचा लेना। आई डोंट नो क्या होगा। अब आप देखिए कि 24 का फाइनल रिजल्ट 26 में आया है। 2 साल एक ही एग्जाम प्रोसेस में निकल गई। तो अभी भी जब 24 वाला इंटरव्यू मैंने दिया था, 9 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने भगवान से ही बोली थी। 9 मार्च मेरे बर्थडे भी था। ओह हैप्पी पहले दिन ही था। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैंने होली के भगवान बाद। से ये बोला था कि मुझे कहीं, मैंने ये विश भी नहीं किया था कि मुझे ये पोस्ट दे दो। मैं बस चाह रही थी उस होली पीडीएफ में कहीं भी मुझे लटका दो, बस लटका दो।
तो इस बार मतलब मेरा फाइनल चयन हो गया है। बस मेरा ये रहा कि जो एक सेकंड मेंस फेलियर के बाद जो डाउन्स रहे ना वो ज़्यादा रहे। ये तो सब बताते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं। मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग लेके ही आप बनोगे। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया है इंटरव्यू अच्छा। के लिए। सब कुछ घर में बैठ के, एक कमरे में बैठ के तैयारी करके एक सिलेक्शन लिया है। मैं कभी घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ। और गाजियाबाद जैसी सिटी में होते हुए, दिल्ली के बिल्कुल पास होते हुए, करोल बाग के पास होते, कभी बाहर नहीं निकली। कोई सोशल कांटेक्ट नहीं रहा, कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं था जो इस फील्ड में तैयारी कर रहा था। बस टेलीग्राम से कुछ दोस्त अटैच थे, बाकी डिजिटल मीडिया। तो मैं सबको प्रेरित यही करना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के पीछे फाइनेंशियल इशू रहते हैं और पेरेंट्स आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि डिजिटल मीडिया की दुनिया में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। पढ़ना चाहते हो, अपने सपने साकार करने हैं, तो बहुत इजीली कर सकते हो। दुविधाएं आएंगी, फेलियर्स आएंगे, बस हार नहीं मानिए, लगे रहो। मैं बस भैया लगी रही। एग्जाम लेट होते थे, ये जैसे हमारा मेंस का रिजल्ट जो है 8 महीने ले गया। मेंस दिया, 8 महीने तक वेट ही कर रहे हैं, मेंस का रिजल्ट आएगा। और आप मानो कि वेट कर रहे हैं और नहीं होता तो हाँ। 8 महीने, वो साल खराब। वो तो हमारा हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनका क्या हुआ। तो बहुत ही मतलब अनसर्टेन प्रोसेस है ये। मेरा तो ये था कि मेरा क्या होगा। टीचिंग वीचिंग में मैंने वैसे बीएड भी किया हुआ है, यूजी पीजी। और बीएड एक सेफ ऑप्शन के लिए किया था। सी टेट यूपी टेट भी निकाले थे, पर मुझे टीचिंग में जाना नहीं था। वो एक ऐसा था कि कुछ नहीं हुआ तो फिर टीचिंग ही कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए। तो मुझे लगता है भगवान ने तो मुझे बचा लिया। बट एक ये था कि एक लो फेज ये भी आया कि जब फेलियर्स आ गए सामने, तो मैं हमेशा, कोई सर्कल था नहीं फ्रेंड्स, तो अपनी छत पे चली जाती थी शाम को और आसमान से बातें करती थी और कहती थी, जैसे मेरा नाम रश्मि है तो उसको बोलते हैं आशा की किरण। तो सुबह उठती थी, मैं सन को देखती थी और उनसे कहती थी कि इस आशा की किरण को डूबने मत देना, क्योंकि आप तो आशा की किरण के भंडार हो ना। इस एक आशा की किरण को डूबने मत देना। मैं यूनिवर्स से बातें करने लगी थी, मैनिफेस्टेशन करती थी कि प्लीज संभाल लेना यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की डिवाइन पावर्स, जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट देते हो, लगे रहते हो ना मेहनत में, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के साथ फिर यूनिवर्स सुनता है आपकी बातों को। कोई नहीं है आपके साथ, आप यूनिवर्स से कहो, आसमान से कहो, नेचर से कनेक्ट करो, कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाएगी। बस मेहनत लगातार करते रहो। और भैया मैं एक चीज अपने आप को जरूर बोलती थी, 2 लाइन मैंने रट ली थी। एक तो कंसिस्टेंसी के लिए रटी थी कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला। ये भी सही और वो भी सही। और एक और मतलब याद कर ली थी, ये एक श्लोक है कि अब छोड़ दिया जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। मुझ में और तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तू है नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो ये क्या है कि आप अपने कर्तव्य करते जा रहे हो और रिजल्ट को भगवान के हाथ में छोड़ रहे हो। तो ये आपका इनर जो प्रेशर है ना, उसको बहुत हद तक खत्म कर देता है कि हमने जो अपना काम था वो कर दिया, और अब जो है वो ऊपर वाला संभालेगा। तो यही एक एस्पिरेंट को करना चाहिए। और मैं सारे पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों पे दबाव ना बनाएं। बच्चा बस मेहनत करे, आप उसके साथ रहिए। सब कुछ कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ किया जा सकता है। देखिए, पहला इंटरव्यू अभी तक जितना मैंने इंटरव्यू लिया है, वहाँ पे एस्पिरेंट से सवाल करने पड़ते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू बहुत शानदार रहने वाला है। पहले तो मैम ने बहुत एक तरीके से पूरा ट्रेलर दे दिया, पूरे इंटरव्यू का ट्रेलर दे दिया। मैं अभी कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन इंटरव्यू बहुत वृहद लेवल का होगा। इंटरव्यू कम से कम 30 से 40 मिनट चलेगा, ये उससे ज्यादा भी जा सकता है। पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा, और इसमें बिना कोचिंग के घर बैठे कैसे तैयारी करें, ये पूरे का पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू आपको मैम बताने वाली है, कि बहुत बेबाक तरीके से बोल भी रही हैं और मजा भी आ रहा है और आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या था। मैंने एजुकेशन में 12th में मैंने पीसीबी स्ट्रीम से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मैंने बीएससी बायोलॉजी किया है। उसके बाद मैंने एमएससी जूलॉजी किया हुआ है। और उसके बाद मैंने डाइवर्स ऑप्शन के लिए बीएड भी किया हुआ है। अच्छा, बीएड किया। तो आप जैसे साइंस बैकग्राउंड से थे, जी गाजियाबाद जैसे शहर जी में आप जी रहते भी थे, जी बहुत हाईटेक सिटी भी है, जी। बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता था। आपके साथ के लोग बहुत मतलब अप लेवल के होंगे, बहुत सारे बच्चे। तो क्या वहां पे कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं आया आपको? भैया ऐसा था कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पीजी करने के लिए कोई दूर चला गया, कोई कहीं चला गया। पर मेरा ये था कि मैं पीजी भी कर रही थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि सिविल सेवा में जाना है। मेरे फादर पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर है, सहारनपुर में पोस्टेड है। तो बचपन से एक सपना था कि मुझे पापा की तरह वर्दी पहननी है। सिविल सर्विसेज का पता नहीं था, तो बस इतना था कि वर्दी पहननी है। सीआईडी देखने का शौक था बचपन में। तो बस ये पता था कि सीआईडी बनना है, पोप बनना है, और पता नहीं सिविल सेवा क्या होती है। ग्रेजुएशन पूरी हुई तो पता लगा यूपीएससी एग्जाम होता है।
तो फिर एक ये भी जिद थी कि घर वालों पे दबाव नहीं बनाना कोचिंग का, 2 लाख कोचिंग में ले लूं और फिर मेरे से एग्जाम ना निकले तो कोई कह दे कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया तुमसे ना हुआ। तो मुझे ये दबाव भी नहीं बनाना था क्योंकि अपना स्वाभिमान बहुत ऊपर था। तो मैंने कहा खुद से करूंगी, खुद से ही करूंगी। तो जी जान लगा के ग्रेजुएशन के बाद खुद से ही लगी। तो बस वही मतलब कहाँ से आपने बेसिक की शुरुआत की? एनसीईआरटी जो तो चीजें सबसे पहले मैंने ये करा कि मुझे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरे फ्रेंड सर्कल था। तो मैं यूट्यूब पे गई और मैंने देखा कि जो टॉपर लोग बुक लिस्ट बताते हैं वो मैंने नोट डाउन कर ली, लिख लिया एक पेज पे। और फिर मैं अपने भाई को लेके करोल बाग गई और वहां से सारी बुक ले आई एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड। है क्या यहाँ पे? ये मेरे भाई बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं। तो वो मतलब ऐसे बुक ले आई थी मैं। और मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली थी कि पहले मुझे एनसीईआरटी करनी है, जो भी टॉपर्स बताते हैं यूपीएससी के लिए वो करनी है। उसके बाद जब वो खत्म होंगी तो स्टैंडर्ड्स पे आना है। मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा जब, तब मैं शॉर्ट नोट मेकिंग करूंगी, जैसे हिस्ट्री की हो गई, कुछ कुछ जिनकी नीडेड होती है उनके नोट्स भी बना लूंगी। तो वहां से मेरी बेसिक जो शुरुआत है वो शुरू हुई। सी सेट के लिए मैंने यूट्यूब पे ना काफी वीडियो पड़े रहते हैं मैथमेटिक्स वगैरह के, तो मैंने वही यूट्यूब की प्लेलिस्ट मिल गई थी मुझे सी सेट के लिए। कहाँ से प्लेलिस्ट कहाँ से मिली? सिविल स्टेप करके मैंने एक कोचिंग है यूट्यूब पे, उसकी कम से कम 40-50 वीडियो पड़ी है जिसमें उन्होंने मैथ रीजनिंग के बहुत सारे जो है टॉपिक्स वो सॉल्व किए हैं। तो वहां से अच्छा। मैंने यूट्यूब पे मेरा टारगेट रहता था कि 2 वीडियो देखनी है। जैसे नंबर सिस्टम की 4 वीडियो हैं तो 2 दिन में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, 2-2 वीडियो देख के और उनके नोट्स बना लेने हैं। तो ऐसे ही मेरा 2-3 महीने सी सेट को भी दिया मैंने। और ऐसे ही मैंने अपनी तैयारी डिजिटल मीडिया और अपनी बुक्स के थ्रू करी है। पर जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, करी तो यूपीएससी की तैयारी थी, पर जब कोविड-19 चल रहा था, जब पीसीएस का पहला अटेम्प्ट दिया तो पीसीएस हो गया मेरा पहली बार अच्छा, में। जैसे कि आप ये बोले कि आप बायो से हैं, जी फिर आपने बीएससी भी किया, एमएससी भी किया, जी आपका मैथ उतना अच्छा नहीं था, जी जी रीजनिंग भी आपको इतनी अच्छी नहीं नहीं आती नहीं थी, थी। तो सी सेट पे भी आपने पूरा फोकस किया वो आप हाँ, सी बताएं। सेट का मेरा फोकस ये रहा क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मैथ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर यूपी पीसीएस के सी सेट में ये रहता है कि यहाँ पे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, कम्युनिकेशन स्किल भी आती है, मैथ रीजनिंग भी आती है। तो मेरा ये था कि बस मुझे ये नहीं सोचना कि सी सेट क्वालिफाई है तो 33 ही करने हैं। मेरा ये था कि सी सेट भी अगर क्वालिफाई है तब भी मुझे अच्छा ही स्कोर लाना है। तो मैंने सारा फोकस किया, इंग्लिश भी पढ़ी, कम्युनिकेशन स्किल के पीवाईक्यू में जितने भी जिस तरीके के पैटर्न हुए वो सब नोट अप करे। और मैंने हिंदी पे भी काफी काम किया, मैथ रीजनिंग को भी फॉर्मूले में शॉर्ट नोट्स बनाए, काफी मल्टीपल रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। तो मैंने सी सेट को भी लाइटली नहीं लिया क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत बार कि हम जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं और सी सेट की वजह से फेल कर जाते हैं। तो मैं उससे बची क्योंकि मैंने बैलेंस रखा और मैंने ये लाइटली नहीं लिया सी सेट को। ये रहा। तो यहाँ पे रहा। अच्छा, जैसे कि जो बच्चे बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक पढ़े, और जो आपने यूट्यूब का जो सहारा लिया, या आप बुक कैसे एनसीईआरटी कैसे पढ़ती थी वो बताइए। हाँ, तो ऐसा हुआ कि शुरुआत में जब मुझे भी नहीं पता था तो मेरा बेसिक्स जो है जनरल स्टडीज के वो इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि मैं एक साइंस और बायो बैकग्राउंड से थी। तो मैंने सोचा कि जैसे ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए। तो मेरे लिए मैंने सोचा जब मुझे बेसिक ही क्लियर नहीं है, 6th-7th में मुझे यही नहीं पता कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो प्लेनेट नहीं है, तो बेसिक चीजें भी नहीं पता थी। तो फिर मैंने सोचा मेरे लिए यही सही है कि मैं 6th-12th पढ़ूं। तो ज्योग्राफी की मैंने 6th-12th एनसीईआरटी पढ़ी है। पर जब एक बार को आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है तो आप 10th तक का स्किप करते और 11th-12th को ही पढ़े। और रही बात पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करा था। शुरुआत में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट मुझे लगा पॉलिटी जो बच्चा अच्छे से कर लेगा लक्ष्मीकांत को, उसको एनसीईआरटी पढ़ने की ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ ऊपर से थोड़ा देख सकता है। और हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को मैंने प्रेफर किया था। कुछ लोग तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक राजीव बहेर की जो आती है वो पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संजानिया और 11th क्लास की एक आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट आती है वो पढ़ी थी। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने लोग रमेश सिंह की बुक बोलते हैं पर मैंने वो बुक इतनी मोटी होती है और मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं लगती, तो मैंने यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स रमेश सिंह के वीडियोस पढ़े थे। रमेश सिंह के वीडियो इकोनॉमिक्स। हाँ, काफी 30-40 वीडियो है, उन्होंने पूरी बुक का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो जिसको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए वो हर बुक की है ना यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ ले, वो बहुत इजी मेथड है। तो मैंने रमेश सिंह डाला और उसमें प्लेलिस्ट आ गई थी, तो मैंने अपने नोट्स निकाले, रोज मैं 2-3 वीडियो देख लेती थी और फिर अपने नोट्स बना लिए इकोनॉमिक्स के। ऐसे ही मैं करती थी, करंट अफेयर भी करना होता था तो करंट अफेयर का मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ती थी और मंथली बेसिस पे एक मैगजीन भी फॉलो करती थी। कहाँ से पढ़ती थी? डेली जैसे एप्स आता है ना, एक ओलिव बोर्ड का ऐप आता है, उसमें क्या है डेली जो शॉर्ट फैक्ट्स होते हैं ना कि जैसे मिस यूनिवर्स बनी या फिर कोई नई शिप आई है तो उसका नाम क्या है, मतलब जो फैक्चुअल नॉलेज होती है तो वो है ना ऐप पे आ जाता है। तो आप दो तीन जो टॉपिक है वो पता चल जाते हैं कि अच्छा आज न्यू पीएम बने हैं श्रीलंका के, न्यू प्रेसिडेंट अच्छा ये बने हैं,
कभी कभार पीसीएस में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट मैच करने को आ जाते हैं, तो ये सब आपको फैक्चुअल नॉलेज डेली बेसिस पे क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है। और बाकी मंथली आई दृष्टि आती है रत्ना चक्र वालों की, और बाकी एक होलिस्टिक वे के लिए जो लोग यूपीएससी भी देते हैं वो विजन आईएएस की मंथली भी ले सकते हैं, कि मंथली बेसिस पे न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि इस महीने क्या हुआ, अगले महीने ही उस मंथली विजन की जो है एक साल एक महीने पीछे चलती है। जैसे अभी जून का महीना चलेगा तो वो मई की आएगी जून में, तो एक महीना पीछे चलती है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये करा। और कोई सब्जेक्ट, हाँ साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट बचा, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी मैंने, और मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, तो मेरा ग्रेजुएशन में और पीजी में एनवायरमेंट का एक सब्जेक्ट रहा, तो मेरा एनवायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे एनवायरमेंट में इशू नहीं आता था। और साइंस एंड टेक के लिए जैसे मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा बायो ठीक था। और साइंस एंड टेक के लिए लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट साइंस एंड टेक के लिए पीसीएस में फैक्चुअल ज्यादा पूछते हैं, तो लूसेंट से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लूसेंट साइंस एंड टेक के लिए कर सकते हैं। बाकी तो अच्छा, जैसे लूसेंट से और क्या क्या चीजें कवर करें? लूसेंट से मैं अपना बता देती हूँ, वैसे बहुत लोग जो है वो लूसेंट को होलिस्टिक वे में भी पढ़ते हैं, पर मैंने सारी तैयारी बुक से करी। लूसेंट से मैंने सिर्फ साइंस एंड टेक पढ़ा और थोड़ा सा कंप्यूटर वाला जो सेक्शन होता है सिर्फ वही पढ़ा। तो कंप्यूटर भी पूछे जाते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 बिट इक्वल टू कितना होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ जाता है, तो बेसिक एक दो क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो रहा है ना, तो आप लिस्ट से आउट भी और इन भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का, आप पढ़ के सब जाओ, आपको आना सब चाहिए, ये चीज है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, मतलब कितनी बार रिवीजन करें, कितना बार हाईलाइट करें, कब नोट्स बनाएं? सबसे नहीं, पहले याद तो होती नहीं है, हाँ, कभी नहीं पढ़े फिर याद नहीं नहीं। याद नहीं होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपको देखना होगा कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। आप बिल्कुल ही मतलब अलग बैकग्राउंड से, साइंस से है या बीटेक बैकग्राउंड से है, तो एनसीईआरटी आपको पहले 3-4 बार थोरोली खुद से पढ़नी पड़ेगी। जब आपको लग रहा है कि खुद से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, जैसे 11th-12th की एनसीईआरटी हार्ड होती है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो खोलो, 11th एनसीईआरटी डालोगे ना, तो 2 एनसीईआरटी है 11th में और 12th में, 4 हो गए, तो आप देखोगे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट आ जाती है हर एनसीईआरटी की, मतलब एक 11th की एनसीईआरटी की 11 वो मिल जाएंगे आपको वीडियोस, 11 वीडियोस में सारी वो एनसीईआरटी कवर। तो सबसे आसान तरीका है ना, चैप्टर खोल लो, और जैसे टीचर पढ़ाती है क्लास में स्मार्ट बोर्ड पे, वैसे यूट्यूब खोलो और अपना जो भी टैब है उसमें चलाओ चैनल, और पूरा वो चैप्टर 1 खोला, 2 खोला, 2 चैप्टर आप यूट्यूब से पहले समझ लो और फिर रीड आउट कर लो, कितना आसान हो गया उसको नोट बनाना। तो इजी वे यही है कि यूट्यूब से पढ़ लो और फिर नोट्स बना लो, खुद से रीड कर लो, नोट्स भी बन गए, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई क्योंकि दूसरे ने समझा दिया ना यूट्यूब पे, खुद से भी समझा, तो इससे क्या है आपको आसान वे में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो गई और नोट्स भी बन गए। मैंने तो ऐसे ही करा था ज्योग्राफी को। तो उससे क्या है कि एंड में जब आपका पेपर पास आएगा ना, तो आपको पूरी पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो आपने कुछ पेजेस के नोट्स बनाए हैं ना, वो आप इजीली आप उनको कम टाइम में कर पाओगे। अभी तो आप गाजियाबाद में मेरे घर आते तो मैं आपको अपनी स्पेसिफिकली नोट्स दिखाती। तो नोट्स जैसे कि देखिए, आप लोग जितने इंटरव्यू में डाल रहा हूँ उसमें आप कहते हो कि नोट्स में आपको देता ही नहीं, तो मैंने एक अलग चैनल बना दिया टेलीग्राम, तो वहां पे हम मैम के नोट्स आपको दे बिल्कुल देंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको फॉलो कर बिल्कुल। लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को मेरे नोट्स देखने हैं तो मेरी 2 वीडियोस और पड़ी हैं, उस पे मेरे बिल्कुल ही डिटेल में नोट्स मैंने बताए हैं और इवन दिखाए हैं। वो मेरे खुद की घर की वीडियो है, मेरे रूम की, तो मैंने एक एक चीज नोट्स के, इंटरव्यू के नोट्स, प्रीलिम्स के नोट्स और इवन मेंस के नोट्स भी अच्छा, आपका डिटेल में चैनल बताए है क्या हैं। कुछ? मेरा चैनल नहीं है, जब सिलेक्शन हुआ था तो 1-2 लोग आए थे मेरे घर पे। तो आप जाके घर जाइएगा, जी 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 अपने कैमरे से फोन में जी शूट करके फिर हमको वीडियो भेज दीजिएगा, हम वही अपलोड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, मैं नोट्स का बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग फाइनेंस इशू की वजह से तैयारी नहीं कर पाते, मुझे लगता है कि अगर सपना है तो सपना पूरा करें, और मैं उसमें अपना कोई योगदान दे सकूं बच्चों को, क्योंकि सब मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करना चाहते हैं और फाइनेंस की वजह से वो नहीं कर पाते, तो मैं भी उनको बता सकती हूँ कि फाइनेंस का इशू नहीं आता पढ़ाई में। चलिए, जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ा बच्चों ने, जी जी। अब उसके बाद किस पे स्किप करना चाहिए, स्विच करना जैसे चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, 2-3 बार नोट्स बन गए, तो फिर आपको लग रहा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हो गई, फिर धीरे से आइए आप स्टैंडर्ड्स पे। जैसे कि आपको लग रहा है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है कि जिसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं। मेंस के बेसिस पे भी देखें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट एनरिचमेंट करना पड़ेगा। जैसे लक्ष्मीकांत में प्रीलिम्स के लिए तो मतलब बाइबल है वो, पर मेंस के लिए आपको उसमें बहुत सारी चीजें खुद से ऐड ऑन करनी पड़ेगी। जैसे किसी के प्रोज दिए हैं तो कॉन्स खुद से ऐड करने पड़ेंगे, स्टिकी नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा कि पीवाईक्यू से किस तरीके के मेंस के आते हैं। तो लक्ष्मीकांत पे आए। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है कि आप हर बार पढ़ेंगे ना कुछ नया निकलेगा। मुझे आज भी याद है कि मैंने वो बुक कम से कम 100 बार पढ़ी होगी। कितनी बार? 100 बार।
लक्ष्मीकांत हाँ 100 बार आपने हाँ। पढ़ी है। और मेरी बुक की इस टाइम हालत ऐसी है कि आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको खुद आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने एक यूट्यूब वीडियो में दिखाया भी हुआ है, तो लोग काफी मतलब उससे शॉक हो गए। मैंने कमेंट जब पढ़े, स्टूडेंट्स खुद शॉक हो गए कि मैम आपने इतना पढ़ा है इस बुक को। वो उस बुक की हालत ऐसी है कि व्हाइट पेज तो उसमें दिखता ही नहीं है, हाईलाइट और मार्कर ही दिखते हैं बस। ये चीज है, मेरी किताबों की हालत इस टाइम ऐसी हो चुकी है कि कोई पहला पन्ना भी नोट्स का खोलता है या फिर बुक का, तो वो देख सकता है कि मेहनत किस तरीके से की गई है। तो ये है, मैं आपको अपनी वीडियो घर जाके भेजूंगी। अभी तो प्रयागराज में आई हूँ, तो बिल्कुल दिखाऊंगी मैं। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपना सपना पूरा करे। बहुत डेडिकेट और बहुत एकदम सेंटर्ड वे में आपने इसका मतलब तैयारी जी की जी है। जी जी। एक कमरे में पैक रह के हम्म, कहीं बाहर ना निकलना, और हम्म, वो पता भी चला मतलब जिस तरीके से आप बेबाक तरीके से जितना बोल रही है ना, मतलब जी। वास्तव में वो आपकी मेहनत का ही फल है कि मतलब इतना आप बता पा रही है। हाँ, एक और भैया यही बोलने के उससे ना, मेरा इंटरव्यू हुआ था 9 मार्च को, तो सबका एवरेज इंटरव्यू चल रहा था 15 से 20 मिनट। और जब मेरा AK वर्मा सर का बोर्ड था, मैं इंटरव्यू ली, और आप मानेंगे नहीं, मेरा आधा घंटा से ऊपर इंटरव्यू हो गया। चेयरमैन सर बाकी लोगों को बोल रहे हैं, अरे सर इनको जाने दीजिए ना, ऑलरेडी आधा घंटा से ऊपर हो गया। तो बाकी बोर्ड मेंबर चेयरमैन सर को कह रहे हैं, अरे सर रुक जाइए ना, बात कर लेने दीजिए इनसे, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप मानिए कि मेरा एक अकेली लड़की ऐसी हूँ जिसका 35 मिनट से ऊपर जा रहा है इंटरव्यू, और बच्चों का 15 मिनट भी नहीं चल रहा है, 20 मिनट चल रहा है बस। अब वो तो आप वही चीज हुई मेरे साथ, जब भी मैंने किसी को बताया ना कि मेरा तो 35 मिनट से भी ऊपर गया, तो सब शौक थे कि ऐसा क्या था। वो हो भी सकता है क्योंकि मैं इंटरव्यू में ये होता है कि मेरे को आता है, मैं बिल्कुल ही ट्रुथफुल रहती हूँ, बिल्कुल सही नेचर। जो नहीं आता बिल्कुल बेसिक, ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ सारे आंसर बहुत सही दिए। बेसिक जूलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे तो एक दो मुझे नहीं आया, वहां पे एकदम स्ट्राइक नहीं करता, तो मैंने सॉरी सर करके छोड़ा। पर मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू में उन्होंने कम से कम 40 सवाल पूछे हैं मुझसे। 40 सवाल। तरीके से उन्होंने मुझे टेस्ट किया, मतलब केस स्टडीज दे दी, और मेरा खुद का सब्जेक्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट से जब आप क्वेश्चन ऐसे पूछा। बेबाक तरीके से वहां बोल रही होंगी तो उनको और मजा आ रहा होगा सुनने में, मतलब कोई डरना नहीं, डर नहीं लगता था वहां पर। शुरू शुरू में क्या हुआ था कि जब जैसे ही मैं बैठी थी, थोड़ी सी नर्वस थी, तो उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने पता है शुरुआत कैसे करी। इंटरव्यू बोर्ड के जब बाहर बैठते हैं ना, तो वो बत्ती जलती है, तो वहीं से आप एंटर भी नहीं लेते, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो मैं आंख बंद करके ऐसे बैठी हुई थी, बाहर वेट कर रही थी। और जब आंख बंद करके बैठी थी, तो अर्दली ने बोला कि आपका नंबर आ गया, जाइए। उन्होंने गेट खोल दिए, और फिर मैं बैठी। तो वो बोले, अच्छा कहाँ से आई है? मैंने कहा गाजियाबाद से। क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछ रहे थे। उन्होंने बोला किसके साथ आई है? तो मैंने कहा माता पिता के साथ। कहते अच्छा क्यों, लड़कियां तो बहुत इंडिपेंडेंट हो रही है, अकेली नहीं आ सकती थी? तो मैंने कहा सर मैं अकेली आ सकती थी, मेरे माता पिता की इच्छा थी और उनकी खुशी थी इस बात में, इसलिए खुशी के लिए मैं अपने साथ उनको लेके आई हूँ। कह रहे अच्छा, कह रहे बाहर बैठ के क्या सोच रही थी तुम, क्या आंख बंद करके सोच रही थी? ऐसे बोले वो मुझसे। मैंने कहा फिर बोले कि अच्छा ये सोच रही होंगी सर क्या पूछेंगे, सर क्या पूछेंगे। फिर मैंने बहुत धैर्य से आंसर दिया, मैंने कहा सर मैं ये नहीं सोच रही थी आप क्या पूछेंगे, मैं बस ये सोच रही थी कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, क्योंकि आप जो पूछेंगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मैं बस वही सोच रही थी जो मेरे कंट्रोल में है, वो मैं अपना बेस्ट देने के बारे में। कहते अच्छा, कह रहे माता को राष्ट्र से कनेक्ट करके बताओ। मैंने कहा सर राष्ट्र जो है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को शो करता है, वैसे ही जो माता है हमारी, वो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क करती है घर में यूनिटी मेंटेन करते हुए। वो कहते कैसे? मैंने कहा हाउस होल्ड के कोर्स संभालती है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, फाइनेंस संभालती है, ग्रेवेंसी ड्रेसअप करती है, और यूनिटी मेंटेन करती है जैसे राष्ट्र करता है। तो कहते बहुत बढ़िया ऐसे। तो उन्होंने मुझे केस स्टडीज पूछ ली, मेरा व्यक्तित्व जान लिया, मेरे सब्जेक्ट नॉलेज ले ली, और मेरे से ये भी पूछ लिया कि जूलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करोगी। मैंने वो आंसर करे, मतलब हर पहलू पे वो टेस्ट कर रहे थे मुझे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे कि पहले तो डायनासोर होते थे, अब क्या हो गया जो डायनासोर नहीं है? मैंने थोड़े लॉजिक आंसर दिए। कह रहे अच्छा, कह रहे मतलब बहुत सारी चीजें पूछी, डायनासोर की एज क्या थी। तो मुझे दो तीन पीरियड नाम याद आते थे, जैसे एक जुरासिक पीरियड होता है, एक और पीरियड होता है, मुझे मैं वहां याद नहीं कर पाई, तो मैंने सॉरी बोल दिया। फिर अरे कानपुर डिस्ट्रिक्ट का तो मैं SDM बना देंगे, पोल्यूशन की समस्या को कैसे निपटाओगी, मतलब। और बोले वुमेन के लिए क्या करोगी गवर्नमेंट स्कीम्स को छोड़ के? तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो मैं जागरूकता फैलाऊंगी, क्योंकि हमारी फीमेल्स के अंदर जागरूकता ही नहीं है, उनके राइट्स क्या है, क्या क्या स्कीम्स है। तो पहले मेरा बेसिक स्टेप होगा कि मैं ग्राउंड रूट्स पर जाके जागरूकता फैलाऊं। तो कहते हैं अच्छा, ये तो गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हो गई। कह रहे आजकल गवर्नमेंट बहुत फीमेल्स के लिए कर रही है, मतलब प्रोवोक जो होते हैं ना, कैंडिडेट को प्रोवोक करना और उसको आक्रामक करना, कि कहीं वो डिफेंड तो नहीं करेगी अपने तो आप आपने क्या को। जवाब दिया इस तो पर? जब बोले ना गवर्नमेंट तो बहुत लड़कियों के लिए इतना कर रही है, तो मैं क्या लगता है लड़कियों को इतना बढ़ावा देना चाहिए? तो वो चाह रहे थे कि मैं उनके सामने ये बोल दूं, उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं कि सर नहीं देना चाहिए, इतना भी नहीं करना चाहिए फीमेल के लिए। पर मैंने अपना जो है स्टैंड वो क्लियर रखा। मैंने कहा सर बिल्कुल फीमेल के लिए करना चाहिए,
क्योंकि अभी भी फीमेल्स का जो रेशो देखा जाए इक्वालिटी के मामले में वो अभी कम है, और अभी तो बहुत कुछ नीडेड है फीमेल्स के लिए करना। तो कह रहे आप मानती हैं मतलब फीमेल के लिए गवर्नमेंट को और करना चाहिए, मतलब फीमेल्स को और बढ़ावा देना चाहिए। मैंने कहा जी सर। तो मैंने अपना उनकी बातों में आके स्टेंस नहीं छोड़ा। तो वो ये भी टेस्ट कर रहे थे कि कई बातों में आके अपनी स्टेटमेंट से मुकरती है कि नहीं मुकरती है। तो वो हर तरीके से मुझे टेस्ट कर रहे थे। मतलब अब ये एंड में मेरे को ये भी बोले कि बिस्किट ले लीजिए। मैंने कहा थैंक यू सर। तो कहते ले लीजिए, आप ही के लिए मंगाए। उन्होंने अर्दिनी को स्पेशली फोन करके नहीं बाहर से बेल बुझा के बुलाया और बिस्किट्स मंगाए। तो कहते ले लीजिए। और फिर मेरे को बाद में भी प्रवोक किया गया ये कह के कि अच्छा लड़कियां पहले तो याद रखना, पहले तो ना हमारे देश में ना फैमिली कोर्ट बहुत कम होते थे, अब फैमिली कोर्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इसका कंटेक्स्ट ये निकल रहा है ना कि फीमेल को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो फीमेल अपनी राइट्स के लिए लड़ती है तो फैमिली कोर्ट चली जाती है। तो मैं ऐसे आंसर करती तो कह रहे नहीं इंटरव्यू आपका हो गया है, इस बात को सोचते सोचते जाना। मतलब एंड इंटरव्यू भी उन्होंने मेरा ऐसे करा प्रवोक करते हुए। वो मेरा वो टेस्ट कर रहे थे कि मैं प्रवोक हो रही हूँ कि नहीं, मेरा नेचर बदल रहा है, वहां आक्रामक तो नहीं हो रही, फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट तो नहीं दिखा रही हूँ। पर मैंने अपना वहां बैलेंस अप्रोच रखा, ना मैं एक पक्ष की तरफ थी ना दूसरे की, एक मिडिल पाथ में चुना मैंने, ना मेल की तरफ ना फीमेल की तरफ। बाकी मेरे साथ डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे, तभी मेरा इंटरव्यू 35 से ऊपर चला गया था। बिना मॉक इंटरव्यू दिए हुए इंटरव्यू देने गई थी आप? जी जी, कोई कोई मॉक नहीं, कोई मॉक नहीं। जब कोई टेस्ट सीरीज लगाई थी कि नहीं लगाई थी? टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी मैंने। मेंस में भी पीवाईक्यू जो होते हैं ना 18 से लेके, जब से मेंस का पैटर्न बदला है यूपीपीसीएस का, 18 से लेके 2023 तक के मैंने घर में बैठ के 3-3 घंटा एग्जाम टाइम में पीवाईक्यू लिखे थे 3 घंटा। देखिए जीरो इन्वेस्टमेंट में पूरा फुल सिलेक्शन जी जी कैसे पाए, उसका इंटरव्यू है जी। पूरा। बस मेरा ये रहा कि मेरे जो मार्गदर्शन करने वाले थे वो भी मेरे साथ पहले से सिलेक्टेड थे, और वो मेरी कॉपियां चेक कर देते थे। तो जो मेरी गलतियां रहती थी वो मुझे बता देते कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और जो भी मेरे से हिंदी में कमी रहती थी तो वो मुझे अच्छे से बताते थे कि हिंदी यहाँ से पढ़ते हैं, टॉपर्स लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो वो मेरी हेल्प कर देते थे। और मॉक इंटरव्यू में भी जैसे बेसिक जो मेरा स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, तो वो बोलते थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मॉक इंटरव्यू कहीं नहीं दिया, उसमें बस एक आपका- पीयर लर्निंग रही मेरी। आपकी सहायता किसने किसने की वो आप बोल हाँ सकते हैं? बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल। सामने बोलना जिसके लिए। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगी, मोहम्मद हसीन सर हैं। वो भी इसी ईयर 2024 में मेरे साथ एंटी ही सेलेक्ट हुए हैं, और वो पहले से खनन विभाग में है 2023 बैच में पीसीएस से ही। और एक शांतन सिसनवर सर हैं, उनके 2023 में उन्होंने टेलीग्राम चैनल से मुझे जोड़ा था जब मैं 23 वाला मेंस लिख रही थी। तो उनके मार्गदर्शन में भी मैंने उनके नोट से काफी सीखा है, और कैसे वो एसडीएम की रैंक प्राप्त किए, अपना डायरेक्ट 11 रैंक आई। तो वहां से भी मैंने देखा कि कीवर्ड्स पे वो कैसे काम करते हैं। एक सिद्धार्थ गुप्ता सर भी है, रैंक 1 लाए थे वो। तो उनसे भी मैंने काफी प्रेरणा ली कि उन्होंने ऐसा क्या डाला अपनी कॉपीज में कि जो उनको रैंक मिली। तो मैंने वहां से डेटा फैक्ट्स भी सीखे हैं। पर सबसे ज्यादा योगदान की बात करें तो मोहम्मद हसीन सर का मेरी लाइफ में ऐसा योगदान रहा कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा सिलेक्शन है, मेरा इंटरव्यू कॉल आई, तो उनका कंटेंट, उनकी हर कोई बात ना होती, या फिर उन्होंने मेरी कॉपी चेक ना की होती और कंटेंट ना दिया होता, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। तो उनको तो मेरा परिवार भी थैंक यू बोलता है, और मैं खुद भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए ये इंटरव्यू ऐसा है ना, यहाँ पे इंटरव्यू से भी सवाल हो गया, क्योंकि मैं जितने लोगों का इंटरव्यू सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपकी बेसिक कैसे कवर करें वो बता दिया मैम ने, स्टैंडर्ड बुक पे कब स्विच करें वो बता दिया। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी एक एस्पिरेंट की होनी चाहिए प्रीलिम्स के मतलब। प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए रहता है कि अब मानिए कि 2026 की बात कर लेते हैं डायरेक्ट हम। 2026 का प्रीलिम्स है दिसंबर में, 6 दिसंबर को अप्रोक्स, जहां तक मैं गैस कर पा रही हूँ। तो मेरा ये रहता है कि जो बच्चा बिल्कुल नई न्यू है, जिसने कभी मेंस नहीं दिया और वो नहीं दिया, तो वो अपनी तैयारी मिनिमम 3 महीना पहले प्रीलिम्स की शुरू कर दे। 25 का मैंने नहीं दिया है। अच्छा नहीं दिया? हाँ 25 का नहीं दिया है। मेरा ये रहता है कि जैसे कि 3 महीना पहले प्रीलिम्स का मैं मतलब वो कर लूँ अपना, स्विच कर जाए, स्विच कर दूं 3 महीना पहले प्रीलिम्स को। तो क्योंकि मैंने बहुत बार मेंस दिया है तो प्रीलिम्स का मुझे आइडिया है। बाकी जो बिल्कुल फ्रेशर है वो 4 महीना पहले ले ले। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट का जो महीना है उसमें कुछ नया ना पड़े, कुछ न्यू ना पड़े, बाकी जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। अब करना कैसे है वो ये देखिए। सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसको मल्टीपल रिवीजन करो। फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स जो आप साल भर पढ़ रहे होगे उसको बार बार मगअप करो। एक घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है, उनको आप बहुत बार पढ़ के जाओ। मतलब जो 150 क्वेश्चन, कितनी बार आपने जो है घटना चक्र की वो मोटी मोटी बुकलेट आती है, पूर्वालोकन जिनको कहते हैं, पॉलिटी की अलग, हिस्ट्री की अलग, वो होती काफी बल्कि है, इतनी मोटी वो बुकलेट होती है एक सब्जेक्ट की। मैंने उसके लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वही मैं चाहती हूँ सब करें। उनके नोट्स बना ले।
पहली बार में उनको एमसीक्यू होते हैं, उनको टिक कर लें। जो आपसे हो गए उनको तो रहने दीजिए, जो नहीं हुए उनको एक शीट्स पे लिखते चले, जिससे कि जैसे जैसे आपकी वो खत्म होगी ना, शुरू शुरू में बहुत टायरिंग लगता है नोट्स बनाना, पर जब आपका बन जाते हैं ना, तो वो आप इतनी मोटी बुक को नहीं पढ़ सकते एक सब्जेक्ट को एंड में। वो इतने से पेजेस के नोट्स बन जाते हैं, वही आप पढ़ पढ़ के देख लेते हो, वहीं से आपके बहुत सारे वो जो क्वेश्चन है रटना चक्र से फंस जाते हैं। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट के नोट्स बना ले, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, पर घटना चक्र करके जरूर जाए। सबका पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सबका पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के चले जाए। और कुछ लोग ऐसा नहीं कंपलसरी है, जो यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, जिनका बेस पहले से स्ट्रांग होता है, वो स्किप भी कर देते हैं। जैसे जो मेरा पहला मेंस वो हुआ था, प्रीलिम्स निकला था, तब मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ी थी, यूपीएससी की तैयारी में थी, तो यूपीएससी के वो कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मेरा पहली बार में हो गया था। दूसरी बार का जब प्रीलिम्स लिया था, तो मुझे किसी ने रिकमेंड करा घटना चक्र पढ़ लो, तो दूसरी बार में मैंने नोट्स भी बनाए घटना चक्र की काफी मेहनत से, और नोट्स बनाते बनाते मेरी आंखों में आंसू भी आते थे, और कभी कभी लगता था यार मैं क्यों ही नोट्स बना रही हूँ, कितना इरिटेटिंग वर्क है ये। पर बाद में मुझे इसकी रियलिटी पता लगी कि इन्होंने शुरू में मेरा टाइम जरूर लगा, पर बाद में मेरा टाइम कितना बचा लिया। फिर मुझे कभी वो मोटी बुकों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने उन छोटी छोटी जो बुकलेट थी, मतलब बुक थी, उनसे ही छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, तो मैं उन नोट्स से ही पढ़ती हूँ। कभी मैंने उन बुकों को फिर दोबारा खोल के नहीं देखा, क्योंकि मैंने उनमें से नोट्स बना लिए। तो प्रीलिम्स के लिए पहले खुद से पढ़ लें, फिर अपने नोट्स बनाएंगे साल भर की तैयारी में, और फिर एंड टाइम के लिए उनको ही मल्टीपल रिवीजन करना। जो सक्सेस की जो की है ना, वो कुछ मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, मल्टीपल रिवीजन है, सही डायरेक्शन है, सही स्ट्रेटेजी है, और आप ले जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मेंस में बस बेसिक ये याद रखिए कि हर टॉपिक पे जो भी सिलेबस है मेंस का, नोट्स रेडी होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल, इससे सब्सटेंशिएट जरूर करें। हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही फैच कर लेंगे एग्जाम्पल और डेटा से, और डायग्राम भी हो, फ्लो चार्ट हो। आप कहीं ना कहीं जब ये काम कर लेंगे ना, ये ऐसे बोलने से नहीं आएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत करी है, मतलब 3-3, 4-4 महीना मैंने पहले कंटेंट पे काम करा है, फिर राइटिंग पे काम करा है, तब वो जाके प्रैक्टिस में आता है कि कैसे 3 घंटे में आप हर क्वेश्चन में अपना बिना आंसर को छोड़े उतार पाएंगे। क्योंकि उतार पाना भी बहुत मुश्किल है, सोच तो सब लेते हैं, पर क्वेश्चन पूरा करना, डेटा एनरिचमेंट के साथ क्वालिटी आंसर लिखना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये आता है प्रैक्टिस से। तो आंसर राइटिंग शुरू शुरू में तो सब बहुत गंदी लिखते हैं, मेरे भी शुरू के आंसर देख लेगा कोई, डर जाएगा देख के, मैं खुद भी डर जाती हूँ उन्हें देख के। पर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द पीपल परफेक्ट वाला इंसान है, तो परफेक्शन कुछ नहीं होता है इस एग्जाम में। टॉपर की कॉपी भी देखेंगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ निकलता है कि ये गलत है, या फिर ऐसा हो सकता है। तो बस मेहनत करिए और सही डायरेक्शन में करिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सक्सेस आज नहीं तो कल वो मिल जाएगी। अच्छा, प्रीलिम्स पे आपने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें प्रीलिम्स के पेपर में? टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। जैसे मैं नॉन वर्किंग थी, तो मेरा शुरू से ये रहता था कि मैं सुबह उठती थी, तो मेरा थोड़ा सा ये रहता था कि वॉक कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर कितने लो। बजे उठती थी सुबह? डिपेंड करता है, जैसे जब एग्जाम पास होता है, तो मेरा रहता था कि मैं अर्ली उठ जाऊं, 5 बजे सुबह उठ जाऊं। और थोड़ा एग्जाम थोड़ा दूर है, तो ये होता था कि लेट नाइट स्टडी हो रही है। जब एग्जाम दूर होता था, तो रात में लेट पढ़ती थी, 7-8 बजे उठती थी फिर। और जब एग्जाम पास होता है, तो सुबह जल्दी उठना होता है, तो फिर मैं 1-2 महीना पहले जल्दी उठने की प्रैक्टिस में लग जाती थी, कि 5 बजे उठ गए और फिर 10-11 बजे सो गए, ऐसे वाला। और टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, तो जब एग्जाम पास होता था, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि जो भी इंडेक्स हैं, डेटा फैक्ट्स हैं, और जो भी न्यू थीम्स हैं, इनको सुबह उठते ही 1 घंटा बैठ के कंटेंट को, जो रटने वाला कंटेंट है, कोई रैंकिंग है इंडेक्स में यूपी की, इंडिया की, वो रट लूं। और उसके बाद सेंसस है या फिर यूपी की स्पेसिफिक नॉलेज है, उसको कर लूं। उसके बाद मेरा टारगेट रहता था कि 3 घंटा पॉलिटी को देना है, फिर हिस्ट्री को देना है, फिर ज्योग्राफी को देना है, फिर शाम को जो 2 घंटा है वो सी सेट को देना है, और उसके बाद करंट अफेयर, रात में सोते वक्त करंट अफेयर करने हैं। तो होलिस्टिक वे में एक ही दिन में मेरे सारे सब्जेक्ट टच करती रहती थी मैं। मैम कितना पढ़ती थी आप दिन भर में? दिन भर में मेरा ये रहता था सही कि बताइएगा, क्योंकि आप पढ़ने वाली लगती हैं, हाँ, और तो आपको दिन भर पढ़ने के में अलावा कोई काम भी नहीं रहता रहा होगा। नहीं, ऐसा होता था कि जैसे घर में माता जी को कोई काम पड़ा, तो उन्होंने मुझे फोन करके बुला लिया। मतलब मैं नहीं ऊपर पढ़ती थी अपने कमरे में, तो नीचे कोई किचन का कोई गेस्ट आ गया है, वो तो उन्हें अगर हेल्पिंग के लिए मुझे कोई काम बताना है, तो मैंने उनको किचन में जाके कटिंग करवा दी, वेजिटेबल कट करवा दिए, कभी कुछ हेल्प कर दी, ऐसे हेल्प कर देती थी। बाकी अपने कमरे का झाड़ू पोंछा मैं नहाने से पहले कर देती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपने कामों के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट थी, अपने कपड़े खुद धोती थी। बस खाना पीना ये था कि घर वाले प्रोवाइड करा रहे थे, बाकी सारे जो अपने काम थे वो मैं सेल्फ खुद ही करती थी। बस ये था कि कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से ही इस प्रिपरेशन में पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप
को किसी काम के लिए फुर्सत ज्यादा नहीं मिलती, वो तो आप खुद निकालते हैं टाइम को। तो मेरा टाइम पढ़ने में ही कैसे दिन निकलता था मुझे भी नहीं पता होता था। और बाकी मैं घर के काम भी कर लेती थी, जब से जैसे घर में कोई गेस्ट आ गया तो कोई नहीं है हेल्पिंग के लिए तो मैं भी हेल्प करती थी। पर ऐसा नहीं है कि फुल फुल प्रेशर मेरे पे नहीं था कि मेरे को ही ये करना है, क्योंकि सबको पता था कि मेरी पढ़ाई क्रूशियल है और मैं क्रिटिकल फेज में हूँ। तो पढ़ाई के लिए भी घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे। तो यही था मेरा। दबाव शादी के लिए आसपास के लोग नहीं जी, बनाते। जब मेरा सेकंड मेंस नहीं हुआ तो अब मानिए कि 2024 का जो ये चला एग्जाम, वो पूरा 24 का साल ले गया, पूरा 25 का साल ले गया और ये 26 का भी ले गए। तो ढाई ये हम तो जानते हैं कि एग्जाम प्रोसेस चल रहा है, फैमिली इन चीजों को नहीं समझती, सोसाइटी इन चीजों को नहीं समझती। पापा पे प्रेशर आने लगा सोसाइटी से कि अरे कितना पढ़ाओगे लड़की को, हर लड़की पे रहता है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है अभी, 26 ईयर ही ओल्ड है, बट ये भी 24 के जो एग्जाम है 2 साल ले गया, वरना 24 की उम्र में मैं निकाल लेती एग्जाम। तो मेरे फैमिली में प्रेशर था कि शादी नहीं कर रहे हो, कोई बोलने लगे थे, पर मुझे पता था, मैंने अपने घर में बोल दिया था कि प्लीज मेरे को ये 24 वाला अटेम्प्ट का फाइनल आने दो, उसके बाद अगर मेरा नहीं होता तो जो तुम कहोगे मैं वो कर लूंगी। ऐसे कर लिया था। और मैं भगवान से रोज दुआ करती थी, भगवान प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज मुझे बचा लेना, ऐसे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी ये सब में पढ़ना, पर प्रेशर तो रहता है लड़की पे, और मेरे पे भी था ये प्रेशर। पर मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि पहले मुझे नौकरी लेनी है, अपने स्वाभिमान के लिए जो मैंने इतनी मेहनत करी है, पहले वो अपने सपने पूरे करने हैं, ट्रेनिंग पे जाने का मेरा बहुत सपना है, वो सब पूरा करना है। और शादी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेकेंडरी चीज है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी चीज। अगर आपका मन है तो करिए, और नहीं मन है तो आजकल की सोसाइटी में अगर आप पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, इंडिपेंडेंट है, तो कुछ कंपल्शन नहीं है, वो आपकी इनर चॉइस है। कुछ ऐसा सोशल कस्टम ना बनाए कि ये जबरदस्ती, राइट पर्सन के साथ राइट टाइम पे शादी करें, आपको अच्छा लगता है कोई तो करें। दबाव में आके, फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में जिंदगी का इतना बड़ा कदम ना उठाए। मम्मी पापा में कौन सपोर्ट ज्यादा करता था? वैसे तो घर का सबका ही सपोर्ट रहा मेरे पास। कभी कभार वैसे पापा तो बाहर ही रहते थे, सैटरडे संडे आते हैं वो, तो उनको इतना पता नहीं। पर घर में अभी जब मैं ये वाला मेंस लिख रही थी 24 वाला, तो जब 2 महीने लगातार फेल कर लिए, तो मेंस से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले मेरे हाथ पैर ना कांपने लग जाते थे। मतलब एक इनर्शिया, डर बैठ गया था। पढ़ रही हूँ तो पढ़ाई से भी डर लग रहा है, हाथ पैर फूल जा रहे हैं, कांप रही हूँ, और डर लग रहा है कि अरे कैसे होगा। तो माता जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा रिजल्ट हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं है, तुम ठीक रहो बस। मैं डॉक्टर से दवाई भी लेके आई थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने जो मेंस दिखे हैं, सुबह दवाई खा के लिखे हैं, और फिर दोपहर वाली शिफ्ट में जो दूसरा एग्जाम होता था उसमें भी दवाई खा के लिखे हैं। लखनऊ में मेरा सेंटर था, मेरे पापा गए थे 4 दिन दिलवाने, तो मैं दवाई खा के एग्जाम लिखती थी। मुझे ये डर था ये लिखते लिखते मेरा हाथ पैर ना कांपने लग जाए, वरना मेरा जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। पर वो कहते हैं ना कि आप कितने भी वो हार्ड, जब आपका एग्जाम जब भगवान लेता है ना, तो वो अपने बेस्ट कैंडिडेट को ही सबसे हार्ड पेपर देता है। तो वो मुझे फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से टेस्ट कर रहे थे इस वाले फेज में। तो मैंने हार नहीं मानी, भले ही मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, दवाइयां खाई, पर मैं रोज अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, रोज अपने टारगेट्स पूरे कर रही थी मेंस के, रोज पढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं भगवान ने भी मेरी कंसिस्टेंसी को देखा, और सारे फैक्टर मेरे फेवर में रहे, तो फाइनल लिस्ट में मैंने अपना नाम देख ही लिया फिर। अच्छा, तो आपसे बात अब करेंगे मेंस की स्ट्रेटेजी पे। जी, GS1, GS2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कितना होता है? ठीक है, ठीक है। हाँ। 8 पेपर होते हैं मेंस में। 8 पहला पेपर हिंदी होता है, सेकंड ऐसे होता है, फर्स्ट GS 1, 2, 3, 4, और पेपर 5th और 6 जो होते हैं वो यूपी स्पेसिफिक होते हैं। अब एक एक विषय की, मतलब एक एक पेपर की आप मतलब अलग अलग तरीके से पूरा बताइए कि मेंस की तैयारी बच्चे कैसे करें। जी, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हिंदी की। हिंदी के लिए जैसे शुरुआत में मेरा स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कैसे पढ़ते हैं। तो हिंदी के लिए यूट्यूब पे SK कुमार करके वीडियो पढ़ी है, जो खुद ही यूपी में DSP हैं, उन्होंने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो बच्चों को जो राइटिंग सेक्शन है, पत्र लेखन है, परिपत्र है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने यूट्यूब पे बताया हुआ है। तो आप SK कुमार की वीडियो देख सकते हैं हिंदी के लिए। ग्रामर के लिए आप यूथ की PYQ की बुकलेट आती है, आप उसको कर लें, या फिर बहुत सारी बुकलेट आती हैं। कुछ लोग आदित्य पब्लिकेशन भी पढ़ते हैं, और 1-2 हिंदी की बुक है, SK कुमार की भी हिंदी की बुक आती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा हिंदी का। ग्रामर सेक्शन को रटना ही पड़ेगा, मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गए, वर्तनी हो गई, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। और रही बात राइटिंग सेक्शन की, उनको आपको फॉर्मेट देखने पड़ेंगे, और PYQ को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। और हिंदी का अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो जो त्रुटि मिस्टेक इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा करते हैं, एक सेंटेंस भी लिखेंगे तो उसमें मात्राओं की गलती कर देंगे, जैसे मेरे साथ होता था। तो प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे नहीं सोचिएगा कि हिंदी तो कर लेंगे। हिंदी ही सिलेक्शन दिलाता है और सिलेक्शन को रोक लेता है, ये फैक्ट हुआ। अब ऐसे की बात कर लें,
तो ऐसे के लिए मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर रहा 2023 के मेंस में। 24 की तो मार्कशीट भी नहीं आई अभी, कुछ दिन में आएगी। तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा था एसए में। मेरा स्ट्रेटेजी एसए में ये रहा कि जीएस के जो सब्जेक्ट्स रहे उनको मैंने बहुत स्ट्रांगली किया था। जब आप जीएस के सब्जेक्ट को स्ट्रांगली कर लेते हैं तो ऐसे तो आप अपने आप लिख लेंगे, क्योंकि जीएस से ही आपके ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप जीएस अच्छे से करते हैं तो ऐसे आप अच्छे से लिख जाएंगे। बस ऐसे के लिए कुछ लाइन याद रखनी है कि आपको अच्छी अच्छी कोटेशंस डालनी है उसमें। किसी ने कुछ लाइंस बोली हैं वुमेन के ऊपर, हमेशा ऐसे आता है, इस बार भी आया, पिछली बार भी आया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइंस डालनी है या फिर नेहरू जी की डालनी है। तो कोटेशंस डालनी है अच्छी अच्छी। हर टॉपिक पे कोटेशन याद कर लो या लिख लो। जैसे वुमेन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो हॉट टॉपिक रहते हैं उन पे तैयार कर लीजिए ऐसे के लिए। और कुछ कनेक्टिंग लाइंस तैयार कर लीजिए ऐसे में, जो मार्क्स को फैच करते हैं। कुछ टॉपर कॉपीज भी देख लीजिएगा। ये रहा ओवरऑल होलिस्टिक एसे और हिंदी। अब आते हैं जीएस1। तो मेरा स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने कोचिंग नहीं ली है कहीं, तो मेरा ये रहा शुरुआत से कि जो सिलेबस के टॉपिक थे जीएस1 के, मैंने वही टॉपिक को गूगल करा, यूपीएससी डाला, और सारी कोचिंग की वेबसाइट खुल जाती है, दृष्टि की खुल जाती, बाजीराम की, विजन की। तो वहां से आप उस टॉपिक का कंटेंट निकालो, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे अगर पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उसको डालो, दृष्टि की वेबसाइट खुल जाएगी, बहुत सारी कोचिंग की वेबसाइट खुल जाएगी। वहां से बुलेट पॉइंट में शॉर्ट नोट्स बना लो 1-2 शीट्स पे, वही हर टॉपिक के लिए करते जाओ। ऐसे जीएस1 का करो, 2 का करो। पर 2 में क्या है, पॉलिटी का कुछ सेक्शन होता है जो लक्ष्मीकांत से कवर होता है, और गवर्नेंस वाला सेक्शन होता है जो कि आपको खुद से करना है। तो ऐसे ही आप हर टॉपिक को गूगल करो, उसके नोट्स बनाओ, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर गवर्नेंस या जीएस2 में, ऐसे ही करना है। और जो बुक से काम होता है, जैसे जीएस1 का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो स्पेक्ट्रम से करते हैं हम लोग। जैसे मेंस के लिए पूछ लेते हैं फ्रीडम फाइटर के क्या रोल है, तो आप स्पेक्ट्रम यूज करो उसके लिए। बस अपनी जो माइंड सेट है ना, उसको पढ़ते वक्त ये रखो कि अभी हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो इस तरीके से पढ़ना है, पर मेंस के लिए पढ़ने तो किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मेंस का तो याद करना है ना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा प्रीलिम्स की तरह। तो बस स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि बुक्स तो सेम फॉलो कर रहे हैं, पर एग्जाम कौन सा दे रहे हैं वो दिमाग में रखो। मेंस के लिए आपको चीजों को लर्न करना है और प्रीलिम्स के लिए बार बार रिवाइज करना है। तो ये चीज वैसे ही जीएस2 में हुआ कि जो गवर्नेंस और इंटरनेशनल वाला पार्ट है वो तो आपको गूगल से करना पड़ेगा, टॉपिक को सर्च करके। और जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो कुछ पॉलिटी से हो जाएगा, कुछ क्वालिटी कंटेंट एनरिचमेंट लेना पड़ेगा। ओनली आईएएस करके फिजिक्स वाला है करके वो अपना प्रहार मैगजीन निकालते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। आप वहां से कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हैं, नोट्स बन गए। उसके बाद भी डेटा फैक्ट्स कहाँ से डालोगे, वैल्यू एनरिच कहाँ से करोगे, वो आप अलग अलग से जो कोचिंग वाले वो निकालते हैं ना, टेलीग्राम पे कोई चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे वो डेटा फैक्ट्स ज्वाइन कर लो। जैसे आप मानो कि एक अबाउट आईएएस करके है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, टेलीग्राम पे ना डेली या मंथली बेसिस पे कुछ कुछ पीडीएफ ऐसी आ जाती है जो बहुत यूजफुल होती है। जैसे कुछ कमेटी रिपोर्ट्स की आ गई, डेटा फैक्ट्स की आ गई, तो आपको डेटा फैक्ट्स के लिए 10 जगह भटकना नहीं है, एक ही पीडीएफ में मिल जाए, खुद अपने नोट्स में उनको ऐड ऑन कर लो। तो कुछ कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लो जो पीसीएस की तैयारी करवाते हैं, वो कुछ कुछ कंटेंट डालते रहते हैं। मैंने टेलीग्राम के कुछ चैनल ज्वाइन किए थे, तो कुछ भी कंटेंट मुझे पीसीएस से तैयारी से मिलता था, मैं उनका फोटो ले लेती थी या सेव कर लेती थी और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेती थी। ऐसे जीएस3 की बात करें तो जीएस3 भी पूरा मैंने गूगल पे एक एक टॉपिक डाला और अलग अलग कोचिंग की वेबसाइट्स को देख के अपने खुद के नोट्स बनाए। और खुद के नोट्स बनाने के बाद मैंने 3 मेंस दिए, पर ऐसा नहीं है कि सेम उसी नोट से दे दिए। हर बार फेलियर के बाद मैंने उनमें बहुत बार एनरिचमेंट किया, अपडेट किया, पीवाईक्यू से एनालाइज करा, फिर अपडेट किया। और मेरे नोट्स की हालत ऐसे हो गई कि जगह भी नहीं बची लिखने की, फिर भी अलग से शीट ली, उसको कट किया और वहीं पे अटैच कर दिया। जैसे 2 पेज है और शीट जो एक्स्ट्रा लिखा उसको वहीं पे स्टिक कर दिया। तो जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो होलिस्टिकली आपको एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाएगा। अब आप ऐसे मत करो कि आपने एक टॉपिक तो यहाँ कर लिया, दूसरा टॉपिक वहां लिख लिया, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तो एक साथ वो चीजें नहीं आएंगी, और एक साथ नहीं होगी तो दिमाग ना एक ही साथ चीजों को लर्न कर पाता है। तो एक साथ होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने आंसर अपने जो नोट्स बनाए ना वो इस तरीके से बनाए जैसा आपको आंसर लिखना है। जैसे फ्लो चार्ट में अगर आंसर लिखना है तो नोट्स में ही फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे अगर कोई टॉपिक डाला तो उसको बॉक्स कर दो या क्लाउड शेप बना दो, फिर उसके एरो एरो बना के लो। जैसे कि आपको मेंस में आंसर लिखना है ना, उसी तरीके के नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जैसा तरीके का देखते हैं ना वैसा ही रिप्लिकेट करेंगे। जिस तरीके के नोट्स आप रिवाइज करेंगे ना, आपका ऑटोमेटिकली हाथ मेंस में उसी तरीके का जाएगा। ये एग्जाम ऐसा कोई हुआ नहीं है मेंस। कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम सबने दिए होंगे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम सबने दिए होंगे, वहां पे 3 घंटे में हम यूनिवर्सिटी के पेपर एक दिन पढ़ के कैसे लिखते थे, सारे शीट पढ़ के, बस वही है मेंस। सारा कॉमेंटिंग इन द मेमोरी, वॉमिटिंग ऑन द पेपर,
बस मेन चीज क्या है, अपना जो कंटेंट है इतना स्ट्रांग रखो कि जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, वो आपके कंटस्ट ऐसे हो कि वहां पे पेपर आया है और आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। आपको बस एक लाइन पता होनी चाहिए और कंटेंट डाल दो, फिर उसमें एग्जामिनर मार्क्स देते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि 20 क्वेश्चनों में से सारे क्वेश्चन आते होंगे, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे पाले के होते हैं, बाकी सब ऐसे होते हैं कि खुद से बना के लिखने होते हैं। और वो खुद से कब बनते हैं, जब आपने मल्टीपल रिवीजन किया होता है बहुत बार, तो आप हर क्वेश्चन को टैकल कर जाते हैं। पर आपके पास स्पेसिफिकली हर टॉपिक के पहले नोट्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए पहले सिलेबस को बहुत थोरोली उठाएं और हर टॉपिक पे मेहनत करें और हर टॉपिक के कुछ कुछ नोट्स बना ले। ऐसे ही GS4 में करना है। GS4 का एक स्पेशल स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि वो इथिक्स का पेपर होता है, तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल डालने पड़ते हैं। जैसे किसी, जैसे एक कलेक्टर ब्रो करके हैं, उनका एक नाम तो भूल गई, सौरभ गुप्ता सर हैं, IAS हैं, उनको कलेक्टर ब्रो बोलते हैं। तो जैसे कंपैशन का एग्जाम्पल डालना है तो उनका डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल डालो जिससे कि एग्जाम्पल देखते ही इथिक्स में आपको 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। पूरा जो इथिक्स के एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, वो एग्जाम्पल के ऊपर है, रियल लाइफ केस स्टडीज के ऊपर है। वो आप डाल दोगे तो इथिक्स जो सबसे कम मार्क्स आते हैं लोगों के, वहां पे आपके ज्यादा आएंगे। अब बात करते हैं पेपर 5 से जो यूपी स्पेसिफिक नहीं जुड़े हैं। अब उनकी बात करते हैं, तो उनके पहले जब मैंने 2023 में पेपर दिया तो 1-2 रिसोर्स ही अवेलेबल थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तो आप मानिए कि ओनली IAS के नोट्स हैं, और दृष्टि ने, दहिया ने, और काफी PCS MI करके हैं, उन्होंने भी अपने निकाले हैं। काफी काफी हद तक बहुत सारे, अब तो हर कोचिंग वाले ने अपने 5-6 के नोट्स निकाल लिए। अब सब कंफ्यूज इस चीज से हैं कि करे कौन से, करे कौन से। अब मेरा यही सजेशन रहेगा कि शुरुआत में तो मेरे को भी एक ही ओनली IAS के मिले थे, क्योंकि उस टाइम नया रिसोर्स आया नहीं था। पर बाद में जब मैंने मेंस दे लिया था, तो मैंने दृष्टि की बुकलेट्स भी ली, दहिया की भी ली, और सबको खोल के एक साथ रखा। मैंने सब में देखा कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें नहीं हुआ है और मेरे नोट्स में नहीं है, तो उनको फिल्टर आउट कर लो बुक्स, कंटेंट। बेस्ट कौन सी हाँ, हो सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोचिंग के संस्थान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनकी में अच्छा है और कुछ टॉपिक किसी और में अच्छा है। तो बच्चों को क्या करना है, बुक्स तो सारी देखनी है एक बार। आपकी नहीं है तो एक दोस्त से कह दो कि या तू ये वाली खरीद ले, मैं ये वाली खरीद लेता हूँ। तुम उसमें से अपना कंटेंट फिल्टर कर लो, तुम्हारे नोट्स में नहीं है, और दूसरा जो है वो उसको अपनी दे दो, उससे उसकी ले लो। उससे क्या है, आप डाइवर्सिफाई कर लेते हो अपने नोट्स को, और छोटे से कंटेंट में अलग अलग तरीके के जो नोट्स हैं और कंटेंट है, वो आपके इतने से नोट्स में आ जाते हैं। हम मानिए कि 5-6 के लिए मैंने 6-7 रिसोर्सेज हैं, उनको देखा, देख के मैंने अपने नोट्स में एड ऑन कर लिया। रिसोर्स एक ही रखा, पर देखा सबको, क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए कल को कोई ये बोल दे अरे यार पेपर सारा उससे आया था, वो नहीं पढ़ा। फिर डर लगता है यार, अच्छा हमने क्यों नहीं पढ़ा, हमको भी ये शायद देख लेना चाहिए। क्योंकि जब 2023 वाला मैंने पेपर दिया तो कुछ लोग बोले थे कि 2 क्वेश्चन ना डायरेक्ट दे IAS की बुकलेट से फंस गए। तो मुझे लगा ओ शिट, मैंने क्यों वो बुकलेट नहीं देखी। तो मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि अगर कोई चीज अवेलेबल है ना, तो आप डरो मत उससे, बस पलट पलट के उसको देख लो कि आपके काम की चीज क्या है उसमें, जो आपके नोट्स में नहीं है उसको एड ऑन कर लो। उससे क्या है, आपको ये डर खत्म हो जाएगा कि अरे यार ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं, बाकी ने देखी, मैंने क्यों नहीं देखी। तो एक सेटिस्फेक्शन होना भी तैयारी में बहुत जरूरी है। तो 5-6 के लिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश माध्यम हो। तो 2-3 मैंने आपको बताई दी है, ओनली IAS का, ध्येय IAS की, दृष्टि की बुकलेट्स है, और भी काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुकलेट है, और PYQ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी है। टेस्ट वर्ल्ड की भी बुकलेट है, बहुत बच्चों ने 2023 में पहली बार में वो भी पढ़े थे। तो टेस्ट वर्ल्ड की भी बुकलेट है, तो आप अपने अनुसार सबको देख सकते हैं। तो 5-6 के लिए यही है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ी प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की बात करें तो यूपी स्पेसिफिकली ज्यादा नहीं पूछते हैं। तो होलिस्टिक वे पे देखा जाए तो आई दृष्टि की बुकलेट आती है, एग्जाम से 1 महीना पहले आती है, आप उसको कर ले। और एक एडुटेरिया करके आती है, दो रिसोर्स ले ले, एक आई दृष्टि ले ले और एडुटेरिया करके ले ले, तो आपका उससे होलिस्टिक ले जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1 महीना पहले ही नया करंट करने का शौक नहीं होता, जो डेली बेसिस वाले होते हैं, उनको ये लगता है कि एंड मंथ में नया नया हमसे नहीं पढ़ा जाता। जैसे मैं हूँ, मुझ पे एंड मंथ में नया नहीं पढ़ा जाता, तो मेरा ये रहता है कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। फिर जैसे मंथली पढ़ लिया, तो मैं क्या करती थी यूट्यूब पे, जैसे अभी फरवरी का या मार्च का महीना निकला, अप्रैल का महीना निकला, तो मैं क्या करूंगी कि यूट्यूब, हाँ मैं मैराथन नहीं ऐसे डालूंगी कि यूपी करंट अफेयर फरवरी मंथ, जनवरी मंथ, तो यूट्यूब की वीडियो खुल जाती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गए, स्टडी IQ की करंट अफेयर की वीडियो हो गई, तो वो हर महीने की करंट अफेयर की वीडियो
30 से 40 मिनट की वीडियो में कवर कर देते हैं। तो जी। आप क्या है अपना लीड लगाइए कानों में और उसको 1x या 1.5x की स्पीड करिए और डालिए ऊपर जो भी महीना आप कर रहे हैं, फरवरी कर रहे हैं 2026 का, तो उससे आप 20 या 30 मिनट की वीडियो देखिए और करंट अफेयर के जो भी पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसे ही आपका हर मंथली बेसिस पे करंट अफेयर जो शीट्स में इकट्ठी होती चली जाती है। ये जब है जब आपको आई दृष्टि एकदम से नया कंटेंट एक महीना पहले नहीं पढ़ना है। और बाकी कुछ लोग तो इतना होता है कि मंथली बेसिस पे भी करते हैं और जब आई दृष्टि आती है तो उसको भी कर लेते हैं। मैं क्या करती थी मंथली बेसिस पे तो यूपी स्पेसिफिकली करंट करती थी, पर जब आई दृष्टि आती थी उसका भी जो यूपी स्पेसिफिक वाला कंटेंट होता है उसको भी देख लेती थी कि कुछ चीज छूटे ना। और इंडिया लेवल की करंट के लिए मैं विजन की मंथली पढ़ती थी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी। आप पढ़ते भी थी आप एक तरह से, मतलब एक तरह से लगभग 24 घंटे में कितना देर तक काउंट हो सकता है, क्योंकि आपके पास वही ही काम था। कभी नहीं कभी पढ़ते वक्त मैंने कभी घड़ी की तरफ नहीं देखा। मैंने सिर्फ टारगेट पूरा करने के ऊपर रखा। अगर मेरे वो टारगेट 6 घंटे में पूरे हो गए तो मैं 6 घंटा पढ़ती थी और 12 घंटे में भी नहीं हुए तो 12 घंटा। चलिए ये चीज सोशल मीडिया चलाते थे कि बिना सोशल मीडिया? टेलीग्राम चलाती थी और कुछ भी नहीं? और कुछ नहीं। जो लोग चलाते हैं दिन रात रील स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पूरा अपना जीवन दे चुके हैं। अगर कोई एस्पिरेंट सच्चा रियल है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सोशल मीडिया मतलब थोड़ा बहुत देखने के लिए चला सकते हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, पर एक एक घंटा देखना या 3-3 घंटा देखना मुझे नहीं लगता कोई सीरियस एस्पिरेंट देखेगा। नॉन सीरियस वाले तो दिन भर देखते रहते होंगे। जब बहुत सारे लोग जो बैचलर्स करते हैं वो मतलब बीए हुए ऐसे हल्के में निकाल लेते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता वहाँ पे, लोड ही नहीं लेते उनके का। अभी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, कोई भी विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ, वहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उसमें टेंडेंसी देखी जाती है कि बहुत हल्के में ग्रेजुएशन को लेते हैं और वहीं से अपने मतलब 3 साल बाद तैयारी करेंगे, सेकेंड ईयर में कोचिंग करेंगे, थर्ड ईयर से पढ़ना शुरू करेंगे और ये होते होते कुछ होता ही नहीं है। हाँ क्योंकि बच्चों को अंदर मिथ बना हुआ है कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं बीए के वो तो वही सब्जेक्ट हैं जो प्रिपरेशन में पूछे जाते हैं, तो वो बहुत लाइटली ले लेते हैं इस पूरी जर्नी को। पर वो समझ नहीं पाते कि इस एग्जाम की जो डिमांड है वो कोर डिमांड क्या है। तो मुझे ऐसा उन लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम की डिमांड को समझिए, पी बाई क्यू एनालाइज करिए और देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सच में रिलेवेंट है या नहीं। तो ओवरऑल मतलब अभी इंटरव्यू चलता रहेगा ना, ऐसे 3-4 घंटे मैराथन चलता रहेगा। ये मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब इतने सारे कंटेंट हैं कि मतलब आपको एक साथ एक वीडियो में आप शायद देख भी रहे होंगे तो भी बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप एक लड़की है, किसी भी लड़की के लिए यूपीएससी यूपीपीएससी की जर्नी कितनी टफ होती है, कितनी सारी चीजें उसमें झेलनी पड़ती है, आपको भी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है। एक मोटिवेशन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर खांसी आ रही है तो बंद किया जाए? नहीं 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 बंद नहीं करना है क्योंकि मुझे बोलना है, क्योंकि बहुत टाइम बाद और बहुत मेहनत से ही बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं इसे जाने नहीं देना चाहती। तो लड़कियों के लिए तो मैं स्पेसिफिकली यही बोलना चाहूंगी। सबसे पहले लड़कियों के लिए पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अपनी लड़कियों को बहुत पढ़ाएं। आप उनकी लड़की के लिए पेरेंट्स दहेज के लिए पैसा इकट्ठा ना करें, उनकी पढ़ाई के लिए इकट्ठा करें। अपनी लड़कियों को पढ़ाएं और एम रखें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, रेदर देन एक सक्षम हस्बैंड चुनने से अच्छा है अपनी लड़कियों को सक्षम बनाए। और आपकी लड़की मेहनत करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो खुले दिल से उसको भेजें जैसे आप अपने लड़कों को भेजते हैं। और लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि आप अपना जो जीवन है उसको एक ये ना देखें कि हमको तो दूसरा घर मिल जाता है, क्या पेरेंट्स अच्छा लड़का ढूंढ देंगे, नहीं। आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। और आप ये देखिए कि आप आगे से जो आगे वाली जनरेशन है उसको वही सीख देना चाहती है जो हमारे पास्ट में हुआ फीमेल्स के साथ। जो हमारी जो फीमेल्स हैं घर की, चाची फूफी मामी, हम देखते हैं, क्या आप खुद भी अपने बच्चों को इस तरीके से आगे जनरेशन को देखना चाहती है? इस चीज को सोचिएगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से देखना चाहती है, आगे की जनरेशन को, और फिर अपनी लाइफ के डिसीजन लेना। तो मेरा तो ये रहेगा कि लड़कियां खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। पढ़ाई के लिए किसी से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, अपने हक के लिए लड़ना पड़े लड़ जाओ, पर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, कभी नहीं छोड़नी है पढ़ाई। तो कुछ भी हो, आपकी इस जर्नी में मैम आपके साथ रहेंगी, क्योंकि बिना कोचिंग के तैयारी की है जी और आप जैसी हजारों लाखों लड़कियों की मदद करने के लिए तैयार। जी लड़कों के भी भाई, अपना दिल मत छोटा करना कि लड़कियों की ही बात हो रही है, आप भी पढ़ोगे तो आपकी भी मदद होगी यहीं से।
तो बीच बीच में हम इनसे गूगल मीट पे इंटरेक्शन करते रहेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे। अभी आपको और भी अटेम्प्ट्स देने, यूपीएससी का भी सपना होगा, डीएसपी नहीं, अभी आईपीएस आगे बनिए। मेरा भी रहेगा कि मैं प्रयासरत रहूं, और मेरा सपना तो यही है कि मुझे डायरेक्ट एसडीएम बनना था, पर कोई नहीं, मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, मुझे खुशी है, और मैं आगे भी प्रयासरत रहूंगी कि मैं आगे और उच्च पद ले सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सैल्यूट है आपको, गजब आप बोली है, मतलब इतना बेबाक तरीके से अभी तक कोई बोला ही नहीं है। Thank you. वो भी आप एक लड़कियों के बोली, बहुत लोग दब के इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बहुत गजब, बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, बिना कमेंट किए आप वापस जाना मत। थैंक यू आपका। थैंक यू।